हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी प्लानिंग शेयर करने वाला हूं जिससे आप आपके रिसर्च पेपर को सिर्फ 4 हफ्तों में इजीली लिख पाएंगे। मैं मान रहा हूँ 4 हफ्ते शायद एक बहुत बड़ा टाइम है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, हमें एक ही हफ्ते में इसको लिख के तैयार करना है, बट इन दैट केस आप ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को मिस कर जाओगे जो कि आपके पेपर को एक सिंपल पेपर से एक अच्छे पेपर में कन्वर्ट करेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, वरना क्या होगा कि जो आपकी लास्ट डेट है, अगर आप ढंग से प्लानिंग करके नहीं चल रहे तो जस्ट जो आपकी लास्ट डेट है उससे एक रात पहले ही आप सारा काम करने बैठोगे इफ़ यू डोंट प्लान योर वर्क। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू प्लान योर टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ रिसर्च पेपर। और दूसरी चीज़, अगर आप प्लानिंग से नहीं चल रहे तो एक रात पहले जो आपका रिसर्च पेपर लिख के तैयार होगा, इट विल जस्ट बी द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर आर्टिकल। वो एक फाइनल आर्टिकल नहीं है जो कि आप कहीं पर भी सबमिट कर पाएंगे। सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही प्लानिंग और वही स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप 4 वीक्स में आपका एक बहुत ही अच्छा रिसर्च आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर आप तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे स्टेप्स के बारे में बात करूंगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं जिससे कि आप आपके रिसर्च पेपर को लिख पाएंगे। पहला स्टेप है आपका चूजिंग अ टॉपिक, क्योंकि आपके गाइड जो आपको देंगे वो एक जनरल टॉपिक होगा कि हाँ ऐसा करो, एआई पे कोई भी एक पेपर लिख के लाओ। बट पेपर लिखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए। आप एक जनरल टॉपिक पे आप अपना आर्टिकल नहीं लिख सकते। सो पहला स्टेप ही यही है कि आपको वो टॉपिक चूज करना है जिस पर आप आपका रिसर्च पेपर आप लिखोगे। अब वो टॉपिक चूज करने के कुछ जो फैक्टर्स हैं वो है कि वो क्या है, वो है कि पहला फैक्टर ये है कि किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक पे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस टॉपिक पे आपके पास डाटा अवेलेबल है। अब जैसे आपको आपके आर्टिकल के लिए कुछ लोगों का इंटरव्यू करना है तो क्या वो इंटरव्यू की आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको क्वेश्चनेयर फिल कराना है, क्या वो क्वेश्चनेयर का आउटपुट आपके पास अभी है या नहीं, ये चीज़ आपके लिए आएगी। और जो टॉपिक पर आप रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हो, क्या वो आपके थीसिस से अलाइंड है या नहीं। अगर वो आपके थीसिस से अलाइन नहीं है तो एट द एंड ऑफ योर पीएचडी, जब आपको आपकी फाइनल थीसिस सबमिट करनी होगी, तो तब वो आर्टिकल आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला अगर आप उसको लिख भी रहे हो तो ये दो फैक्टर्स से आप ये डिसाइड कर पाओगे। यू नीड टू चूज अ स्पेसिफिक टॉपिक, जो कि आपका पहला स्टेप है। स्टेप 2 है आपका डूइंग द प्रीलिमिनरी वर्क। इसमें क्या करना है आपने कि जो भी आपके आर्टिकल में यूज़ होने वाले चार्ट्स हैं, कोई डाटा है या फिगर्स हैं। अब जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो भी ना रिज़ल्ट आया, वो सब को, उस चार्ट को, उस डाटा को, उस टेबल को, उस फिगर को आपने कलेक्ट कर ले हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब जब आपको आपके काम की आउटपुट पता है कि हाँ आपने जो भी ना रिसर्च का काम किया था उसकी क्या आउटपुट आई, ये आपके पास सारा कुछ आ गया, आप चार्ट्स वार्ट सब ले आए, तो अब आपको वैसे रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढने हैं जो कि आपकी आउटपुट से और आपके काम से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये है आपका स्टेप 2, सर्चिंग और डूइंग द प्रीलिमिनरी वर्क। यहाँ पे आपको सारे चार्ट्स वार्ट सब कुछ कलेक्ट करने हैं, और दूसरी चीज़ वो वाले रिसर्च आर्टिकल्स को सब की कलेक्ट करना है जिनका काम आपके काम से बहुत हद तक मैच कर रहा है। तीसरा काम जो आपको इस स्टेप पे करना है वो है आपके को ऑथर्स जो भी हैं उनसे आपको परमिशन लेनी है कि आई एम गोइंग टू राइट दिस काइंड ऑफ आर्टिकल। आप उनको मेल करें या पूछ लें, कुछ भी मेल करें कि आई एम गोइंग टू राइट दिस काइंड ऑफ आर्टिकल
ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपका टॉपिक ऑलरेडी चूज हो चुका है। एंड आस्क फॉर देयर इनपुट्स कि हाँ क्या आपके पास कुछ इनपुट है, कोई ऐसा रिजल्ट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहें और जो कि मैं मेरे इस पेपर में डाल पाऊंगा। ये सब काम आपने आपके सेकेंड स्टेप में करने हैं। थर्ड स्टेप है आपका मेकिंग द नोट्स। इस स्टेप में आपने क्या करना है कि सेकेंड स्टेप में जो भी आपके पास चार्ट्स, डाटा, ग्राफ्स आए थे उन सबको एक्सप्लेन करता हुआ एक या दो पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। अब जैसे एक चार्ट है या एक टेबल है, इस टेबल को एक्सप्लेन कर रहा एक पैराग्राफ आपने अलग से लिख ले है ना। अभी सिंपल आपने हर चार्ट का एक पैराग्राफ, हर टेबल का एक पैराग्राफ, हर फिगर का एक पैराग्राफ, हर डाटा का एक पैराग्राफ आपने लिख के साइड पे रख ले है ना। अभी कुछ भी मर्ज नहीं करना और किसी भी चीज़ को अरेंज नहीं करना, बस एक सेपरेट। यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है, कि आप आपके रिजल्ट्स के लिए एक सैम्पल पैराग्राफ आप लिखो, एक मैथडोलॉजी के लिए स्पेसिफिक आप लिखो। अब जैसे आपने चार्ट्स और डाटा सब जो भी है वो आपका रिजल्ट्स और डिस्कशन में तो आ ही जाएगा, वहाँ पर हम अभी नहीं जा रहे। बट जो आपकी मैथडोलॉजी रही है कि आपने जब इस काम को किया तो किस प्रोसेस में किया और किस स्टेप्स से किया, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका पहला काम है आपके स्टेप 3 में, जो कि है मेकिंग द नोट्स। जो दूसरा काम आपने करना है इन द स्टेप 3, इट विल बी, अब जैसे स्टेप 2 में जो भी आपने रिसर्च पेपर्स को कलेक्ट किया जिनका काम आपके काम से मैच कर रहा था, उनके लिए सिर्फ 2 लाइंस में आपको एक छोटी सी समरी तैयार करनी है। हर एक आर्टिकल की 2 लाइंस की एक छोटी सी समरी। डन। अभी तक आपने सिर्फ लिख लेना है 2 लाइंस की समरी, उनको अरेंज नहीं करना, अभी कुछ भी काम नहीं करना, वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में करेंगे। अभी सिर्फ हर एक की समरी लिख के आपने साइड पे रखते रहना है। स्टेप 4, राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। स्टेप 3 में आपने जो भी रिसर्च आर्टिकल्स की 1 या 2 लाइंस की समरी आपने लिखी थी, उनको अब आपने अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू पैराग्राफ। अब जब आपके पास 1 या 2 लाइंस की समरी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको जस्ट अरेंज करके एक लिटरेचर रिव्यू के फॉर्मेट में डालना, ठीक है। स्टेप 5 इज योर डेवलपिंग द फाइनल आउटलाइन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब जैसे आप किसी कॉन्फ्रेंस में आपके आर्टिकल को सबमिट करने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हाँ आउटलाइनिंग क्या होनी चाहिए, आपके आर्टिकल को स्ट्रक्चर कैसा करना है, और वे कि कितने वर्ड्स में होना चाहिए, किस टॉपिक के बाद क्या आना चाहिए, वो सब कुछ वहाँ से देख के आपको एक आउटलाइनिंग ऑफ द पेपर तैयार कर लेनी है कि हाँ पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ सकता है, फिर मैथडोलॉजी में क्या आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आ सकता है, ये एक आउटलाइनिंग आपने बना लेनी है। स्टेप 6, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आपने आपके आर्टिकल का फर्स्ट ड्राफ्ट आपने लिख लेना है। यहाँ पे आपने अभी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि क्या आपके आर्टिकल एक सही से साउंड कर रहा है, क्या आपका आर्टिकल एक SCI जर्नल के लायक है या कॉन्फ्रेंस के लायक है। यहाँ पर इस स्टेप में आपने उसको एक फ्री फ्लो में राइट करना है। आपका जैसे मन कर रहा है आप उसको बस लिख दें। जो आपने स्मॉल पैराग्राफ्स आपके ये स्टेप 3 में तैयार किए थे, जहाँ पे मैंने आपको मेकिंग द नोट्स के बारे में कहा है, अब आपने वो पैराग्राफ्स को जस्ट पिक एंड प्लेस करना है। जो भी पैराग्राफ आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ हमारा मैथडोलॉजी में आना चाहिए, उसको वहाँ पे डाल दें। जो आपको लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, उसको वहाँ पे डाल दें। जो आपको लग रहा है कि ना रिजल्ट्स में आना चाहिए, उसको वहाँ पे डाल दें। जस्ट पिक एंड प्लेस करें, रेफरेंसेस प्लेस करें और एक फ्री फ्लो में आप आपके फर्स्ट ड्राफ्ट को लिख दें। ये है आपका स्टेप 6। स्टेप 7 है आपका कि जो आपने अभी आपका फर्स्ट ड्राफ्ट राइट किया है, अब आपने उसको रिवाइज करना है। यहाँ पर आपको एक ऑथर की तरह नहीं सोचना। Here you have to think like an editor of the journal।
आपका हर सेक्शन जो है लाइक इंट्रोडक्शन का हो या आपका मेथोडोलॉजी का हो, हर सेक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपने इस तरह से आपके फर्स्ट ड्राफ्ट को एनालाइज करना है। हर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करें, मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में एक ही पैराग्राफ में मत बात करें। अगर पॉसिबल है तो उस पैराग्राफ को स्मॉलर पैराग्राफ्स में स्प्लिट कर दें। फिर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन अगर वो मेथोडोलॉजी में होनी चाहिए तो वो कहीं और प्लेस्ड तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करनी है कि फ्लो ऑफ लाइंस जो हैं वो ठीक से आ रही है नहीं आ रही, क्या एक ही लाइन को, एक ही इंफॉर्मेशन को आपने पूरे आर्टिकल में बार बार तो नहीं मेंशन किया हुआ। फिर नेक्स्ट चीज़, आपके रिजल्ट्स में जो भी आपने टेबल या ग्राफ जो आपने डाला है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कशन सेक्शन में है या नहीं, ये आप चीज़ चेक कर लीजिए, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। फिर ग्रामर चेक कर लीजिए कि ग्रामर पूरे इस आर्टिकल की सही आ रही है नहीं, कहाँ पे एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, कहाँ पे पैसिव वॉइस होनी चाहिए, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो सब ठीक है या नहीं। और फिर ऑथर्स और उनके एफिलिएशंस का नाम भी आप डाल दें। और यहीं पर ही लास्ट में आप आपके आर्टिकल का टाइटल जो है वो डालेंगे, पहले नहीं डालना। जब आप आपके फर्स्ट ड्राफ्ट को रिवाइज कर रहे हैं तब आपने डालना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि रेफरेंसेस जो हैं वो मैच कर रही है या नहीं। अगर फर्स्ट रेफरेंस में इसके बारे में बात किया गया है तो क्या वो सेम चीज़ है या नहीं, कहीं वो अलग तो नहीं। ये सब कुछ आपने आपके स्टेप 7 में करनी है, जो कि है आपका रिवाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट। स्टेप 8 है आपका कि पॉलिशिंग एंड लोकल प्रूफ रीडिंग। यहाँ पे क्या करना है कि स्टेप 7 में अगर आपको कोई फॉल्ट मिला है कि हाँ जो कि ठीक किया जाना चाहिए, उस फॉल्ट को ठीक करना है। और फिर आपने क्या करना है कि आपके लैब में कोई ऐसा है जो कि आपके साथ ही काम कर रहा है, आप उनको आपका आर्टिकल दें कि आप हमें पढ़ के हमें ना बताएं कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई भी फॉर्मेटिंग की मिस्टेक तो नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं। और जो भी उनका फीडबैक आए उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके आर्टिकल को इम्प्रूव करना। स्टेप 9 है आपका फाइनल प्रूफ रीडिंग। सब कुछ हो जाने के बाद सबके इनपुट्स भी आ गए, उसके अकॉर्डिंगली आपने ठीक भी कर लिया, और फाइनली अब आप खुद से भी एक बार चेक कर लें कि क्या वो ठीक है या नहीं, और फाइनली उसको सबमिट करें। अब सिंस आपको सारे स्टेप समझ में आ गए कि हाँ किस तरह से आपको क्या स्टेप्स हैं जिससे आप आपके आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरह से लिख पाएंगे, तो अब मैं आपसे वो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ जिससे आप आपके आर्टिकल को 4 वीक्स में बड़े ही आराम से लिख पाएंगे। मैं जब 4 वीक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं हर वीक में 5 दिन काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारी लैब्स, मोस्टली हमारी लैब्स जो हैं जो होती हैं, और सैटरडे संडे को मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम पीएचडी कर रहे हैं इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी फैमिलीज़ को भी टाइम दें। तो वो 2 दिन मैंने सिर्फ एक पर्सनल टाइम के लिए किए हुए हैं, और मैंने वीक में सिर्फ 5 दिन ही रखे हैं कि 5 दिन ही आप काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम 20 डेज़ में हमारे इस आर्टिकल को पूरा कर रहे हैं। तो आगे आप एडजस्ट कर लेना। तो पहला जो स्टेप है आपका चूजिंग द टॉपिक, इसमें आप टाइम स्पेंड आउट करेंगे 1 दिन का। 1 दिन का टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप को देना है। स्टेप 2 जो है हमारा डूइंग द प्रीलिमिनरी वर्क, इस स्टेप को आप देंगे 2 दिन, 2 डेज। स्टेप 3 जो है हमारा मेकिंग द नोट्स, इस स्टेप को आप देंगे 6 डेज, 6 दिन, सो दैट आप अच्छे से सारा कुछ काम कर पाएँ, और जो भी रिसर्च आर्टिकल्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको आप अच्छे से उनके नोट्स ले पाएँ। स्टेप 4 है हमारा राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। इस स्टेप को मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं 2 डेज, 2 दिन। स्टेप 5 डेवलपिंग द फाइनल आउटलाइन, इस स्टेप को आप आराम से 1 दिन में कर सकेंगे, सो दिस स्टेप कैन टेक 1 डे। स्टेप 6 राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, ये जो काम है ये एक लंबा काम है, इसलिए इस स्टेप को मैं दे रहा हूँ 3 दिन, 3 डेज। स्टेप 7 रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, ये स्टेप बहुत
बड़ा स्टेप तो नहीं है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को पूरा एक दिन दिया जहाना इज मोर देन जस्टिफाइड, सो 1 डे। स्टेप 8, पॉलिशिंग एंड लोकल प्रूफ रीडिंग। अब आपने जब आपका आर्टिकल किसी को दिया है कि चेक करके हमें बताना, दे माइट टेक टाइम, दे माइट टेक सम डेज कि हाँ चलो मुझे यार 1-2 दिन का टाइम दो सो दैट मैं पढ़ के आपको बताऊँ। सो दैट्स वाई दिस स्टेप इज गोइंग टू टेक 3 डेज। मैंने इस स्टेप को 3 दिन दिए हैं, द 3 डेज। और स्टेप 9, फाइनल प्रूफ रीडिंग। ये स्टेप आपका एक दिन में पूरा हो जाना चाहिए, 1 डे। So if we will count all of the days, it comes out to be 20 days. So in 20 days, you can write a very good research article through the use of these 9 steps. I hope मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर तो आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपको कितना फ़ायदा हुआ है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। Till then, take care. Bye bye.